है, कैसा उसका वो है, सब चीज़ के बारे में हमने बात कर दिया था। कल एक हमने टॉपिक पढ़े थे पोल स्ट्रेंथ। क्या पढ़े थे? पोल स्ट्रेंथ। ठीक है, क्या किसी को याद है पोल स्ट्रेंथ का यूनिट कितना होता है? यूनिट क्या होता है उसका? यूनिट कैसे मेजर करते हैं उसको? बहुत बढ़िया, एम्पियर इंटू मीटर। एम्पियर अपॉन नहीं होता, एम्पियर इंटू मीटर होता है। तो याद रखना, मैं थोड़ा कूलम के बारे में बता दूं। ये कूलम वही है जो दो चार्ज के बीच में फोर्स निकाला था, ये वही कूलम है। अब ये किसके बारे में फोर्स निकालेगा? मैग्नेट में। दो मैग्नेट के बीच में जो फोर्स लगता है उस फोर्स को आइडेंटिफाई करेंगे। और याद रखना, ये जो फोर्स है वो एग्जैक्टली किस चीज़ को डिफाइन करता है? मैग्नेटिक फोर्स है। मैग्नेटिक फोर्स वो भी था जो इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़े थे, वो भी मैग्नेटिक फोर्स था। ये दो मैग्नेटिक पोल के बीच में फोर्स है। ठीक है, तो जो दो मैग्नेटिक पोल होता है इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है बच्चे लोगों को। याद रखना, अगर एक मैग्नेट लेता हूँ तो नॉर्थ पोल साउथ पोल, अगर इसका पोल स्ट्रेंथ अगर मैं लेता हूँ 2 एम्पियर इंटू मीटर, तो याद रखना इसका दूसरे साइड वाले का भी पोल स्ट्रेंथ सेम होगा। दोनों का पोल स्ट्रेंथ क्या होगा? सेम होगा। याद है कल बताया था मैं, एम्पियर इंटू क्या होगा? दोनों का मीटर होगा। लेकिन एक फर्क है दोनों में, एक पॉजिटिव और एक क्या होगा? नेगेटिव। मैं बताया था कल कि पॉजिटिव क्या होगा और नेगेटिव क्या होगा। तो उम्मीद करता हूँ देखे होंगे। और ये 1785 के आसपास अपने स्टेटमेंट दिए थे और 1806 में टैम बोल गया। ठीक है, देने के ठीक 21 साल के बाद, 21 ईयर्स के बाद वो टैम बोल गया। ठीक है बोलता अच्छा हुआ। ठीक, और तो और 2-3 लॉ दे देता। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है। इनका ये कहना था कि अगर मैं क्या करता हूँ, दो अलग अलग क्या करता हूँ, मैग्नेट लेता हूँ, इसका नॉर्थ पोल और इसका साउथ पोल। इसका मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ M1 है और इसका पोल स्ट्रेंथ कितना है? M2 है दूसरे वाले का। तो अगर ये दोनों लाइक होंगे तो क्या होगा? दोनों के बीच में रिपल होगा। अगर दोनों अनलाइक है तो दोनों के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। दोनों ही कंडीशन में इनके बीच में फोर्स लगेगा। फोर्स इन द सेंस कि अगर ये हेवियर है और ये स्मॉलर है, मतलब ये हेवियर और ये वीकर है। वीकर मतलब वो वीकर नहीं, वीक वाला वीकर। ठीक है, अगर ये वीक होगा तो ये क्या होगा? रिपेल कर जाएगा। ठीक है, अगर अनलाइक होगा तो क्या होगा? अट्रैक्ट हो जाएगा। तो एक फोर्स लगता तभी इसमें मूवमेंट पैदा होता। तो उस फोर्स के बारे में इन्होंने दिया था 1785 के आसपास। तो ध्यान रखेंगे। तो जो इनका स्टेटमेंट था वो बहुत सिंपल था। ध्यान रखना आप कैसे था। यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, M1 एक पोल स्ट्रेंथ ले लिया और ये क्या कर दिया, M2 एक पोल स्ट्रेंथ ले लिया। और इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है ना, जो सेपरेशन है उसको हम लोगों ने क्या कर लिया, वो सेपरेशन स्मॉल r ले लिया। सेपरेशन कितना ले लिया? स्मॉल r। और याद रखना, ये जो पोल हो सकता है ना, याद रखो, ये आप ऐसा भी सोच सकते हो, ये M1 M2 इक्वल हो भी सकता है, M1 बड़ा M2 छोटा भी हो सकता है, M1 छोटा M2 बड़ा हो भी सकता है। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, सोचता है कि दोनों बराबर होगा। क्या बराबर तब होगा जब एक ही मैग्नेट का होगा, और एक ही मैग्नेट के बीच में फोर्स पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पोल ऑलरेडी क्या बना रहता है? अपना पोलरिटी बनाए रहता है और डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। तो इनके बीच का जो पोल था, जिनके बीच जो फोर्स लगेगा ना, अगर ये मान लो नॉर्थ पोल है, अगर ये नॉर्थ पोल है, अगर इनके बीच ये साउथ है और ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो इनके बीच में यहाँ पे क्या कौन सा फोर्स लगेगा? रिपेल फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? एक दूसरे को ये रिपेल करेगा। क्या करेगा? और ये क्या करेगा? ये अट्रैक्ट करेगा। तो दोनों ही कंडीशंस में इसके बीच में क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। ठीक, जब दोनों कंडीशंस में इसके बीच में जो फोर्स लग रहा है, उस फोर्स के बारे में हम लोगों इन्होंने बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया था। जो फर्स्ट इनका पॉइंट था वो क्या था? द फोर्स एक्ट बिटवीन टू पोल, क्या बोलते हैं इसको? पोल स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली proportional to the product of the pole strengths। मतलब जो भी फोर्स लगेगा उन दोनों पोल स्ट्रेंथ के क्या होगा? जो भी मैग्नीट्यूड होगा उसके सेम, वैसे जैसे चार्ज का था ना, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, सेम वैसे ही चलेगा। समझ में आया? दूसरी बात, अरे सिंपल सी बात है ना, फोर्स कब बढ़ेगा भाई? जब पोल स्ट्रेंथ बढ़ेगा। मतलब ये भी स्ट्रांग है और ये भी स्ट्रांग है, तो फोर्स भी क्या लगेगा? दोनों के बीच में स्ट्रांग लगेगा। लेकिन अगर दोनों स्ट्रांग लेकिन दोनों बहुत दूर हैं, तो फोर्स क्या होगा? कम होता जाएगा। मतलब डिस्टेंस बढ़ रहा है तो फोर्स क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो एक सेकेंड पॉइंट में हम लिखेंगे, द फोर्स एक्ट
बिटवीन टू पोल स्ट्रेंथ इज क्या होगा? बहुत बढ़िया, इज इनवर्सली proportional to the square of distance between them। मतलब इन दोनों के बीच का जो भी डिस्टेंस होगा उसके क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होगा। इतनी सी बात समझ में आ गया? ये इनवर्सली प्रोपोर्शनेट क्यों हुआ? क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रहा है ना, तो फोर्स कम हो रहा है। अगर डिस्टेंस बढ़ता, फोर्स बढ़ता, तो अपन डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट लिखते। इतनी बात तो हम जानते हैं बचपन से। तो अब क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इन दोनों को मिला के हम कुछ लिखने वाले हैं। क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे m1 m2 बाय क्या लिखेंगे? आर स्क्वायर। जिन बच्चों को नहीं पता है वो ध्यान से देखेंगे, वो लिखावट वो फील नहीं आ रहा आज यार, ठीक है, फिर भी समझ जाओगे। तो जिनको नहीं पता है वो याद रखना, जिनका प्रोपोर्शनल में क्या होता है कि वैल्यूज अगर सेम होता है ना लेफ्ट साइड में, तो RHS क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन में कर देते हैं, और इसका वैल्यूज वगैरह हम जानते हैं, पढ़े हुए हैं, ठीक है, तो हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। इसको हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एक कांस्टेंट। के क्या है? एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, ठीक है। देयर वैल्यूज, इसका वैल्यू किस पे डिपेंड? देयर वैल्यूज किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन यूनिट सिस्टम। किस पे? यूनिट। ये दो चीजें याद रखना, किसके किस पे डिपेंड करता है? यूनिट सिस्टम एंड मीडियम प्रेजेंट बिटवीन द पोल्स। किसके किस पे डिपेंड करता है? दो चीजों पे, एक तो मीडियम पे डिपेंड करेगा और एक किस पे डिपेंड करेगा? तो सबसे पहले हम एयर और वैक्यूम के बारे में बात करते हैं, मतलब हम लोग फ्री स्पेस के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? फ्री स्पेस के बारे में। इफ मीडियम क्या चल रहा है अभी? मीडियम इज फ्री स्पेस। कैसा है ये? फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का मतलब या तो हम क्या कर रहे हैं? एयर ले रहे हैं, और या क्या कर रहे हैं अपन? वैक्यूम ले रहे हैं, ठीक। वैक्यूम सही लिखा हूं गलत लिखा हूं दोस्त? हाँ, डबल सी नहीं होगा, डबल यू होगा। ये पागल, गलत पढ़ा था तो, ठीक है। डबल सी नहीं होता, डबल यू होता दीदी, ध्यान से समझना, ठीक है, बोर्ड वाला उड़ा देगा नहीं तो आपको। तो जो के का वैल्यू अगर मैं वो रखूंगा ना, तो सबसे फर्स्ट में किस में जा रहा हूँ? SI यूनिट। तो अब थोड़ा सा मेरी बात पे ध्यान दे देना, एक के का वैल्यू किस पे डिपेंड करता है। आप सोचो कि यहाँ पे एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, आप सोचो एक मैग्नेट का यहाँ पे साउथ पोल है, एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और एक मैग्नेट का साउथ पोल है। इनके बीच में फ्री स्पेस है, मतलब एयर है। क्या है? एयर है। वो एयर क्या करेगा पता है? वो जो भी इसका जो फील्ड लाइन्स है वो इसको यहाँ तक पहुँचाने में हेल्प करेगा, जिससे ये फोर्स लग सकता है। नहीं समझ में? अब इसी के बीच में अगर मैं क्या कर दूं, एक लोहा रख दूं, तो फोर्स उतनी लगेगी और ज़्यादा लगेगा। फिर से बता रहा हूँ, ध्यान रखना। अभी यहाँ पे एक पोल है, यहाँ पे एक पोल है। फ्री स्पेस में मतलब ये पूरा का पूरा एयर काम क्या कर रहा है कि पूरे फील्ड लाइंस को वहां तक ले जा रहा, पहुंचा दे रहा, जिससे ये फोर्स उस पर लगा ले रहा। अब मान लो इसको हटा के मैं यहाँ पे क्या लगा देता हूँ, एक क्या बोलते हैं, आयरन पीस डाल देता हूँ, तब क्या होगा? उतना ही फोर्स लगेगा कि ज़्यादा लगेगा? ज़्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, ये उससे ज़्यादा खींचेगा, उसको और खींचेगा। मतलब उस मीडियम के प्रेजेंस से फोर्स का वैल्यू बढ़ रहा है। समझ में आए? उस पर मतलब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस डाल देंगे तो फोर्स का वैल्यू क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और फिजिक्स में के का वैल्यू, हम कोई भी चीज़ जब बढ़ाता है ना, उसको नॉमिनेटर में रखते हैं, जो वैल्यू कम करता है उसको कहाँ रखते हैं? डिनोमिनेटर में। तो ये जो रख रहा है ना, तो ये क्या कर रहा है? परमिशन दे रहा है। क्या दे रहा है इसको? परमिशन। तो इसको अपन लेते हैं म्यू नॉट। म्यू नॉट को बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। फ्री स्पेस किसका परमिएबिलिटी है? मतलब वो परमिट दे रहा है कि आप फोर्स लगा लो, ठीक है। मीडियम चेंज करते जाओगे, फोर्स का वैल्यू बढ़ता जाएगा। और एक और क्लेरिफिकेशन दे रहा हूं, मीडियम चेंज करने का मतलब ये नहीं है कि आप इसके बीच में एक लकड़ी का ब्लॉक खड़ा कर दोगे। लकड़ी का ब्लॉक खड़ा कर दोगे तो क्या होगा? फोर्स कम कर देगा।
बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बात समझ में आ रहा है? मैं एक मैग्नेट को यहाँ रखा हूँ, दूसरे मैग्नेट को यहाँ पे रखा हूँ। अब इन दोनों मैग्नेट के बीच में अगर मैं आयरन का पीस रख दूंगा तो क्या होगा? जल्दी चिपक जाएगा, समझ में? लेकिन वो उतने ही बड़ा अगर मैं क्या करता हूँ, लकड़ी का टुकड़ा रख दूँ तो नहीं चिपकेगा, और नहीं चिपकेगा। बात समझ में आ गया मेरी बात? डाउट है? ऐप ओपन करना। लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम है। थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या है कि ये इसको खींच क्यों रहा है, ये इसको खींच क्यों पा रहा है? क्योंकि फील्ड लाइंस है। लेकिन वो फील्ड लाइंस एक ही डायरेक्शन में निकल रहा है कि सभी डायरेक्शन में निकल रहा है? सारे डायरेक्शंस में निकलता है। जैसे इसको अगर ये टॉर्च होता जलाता तो स्पेसिफिकली एक ही डायरेक्शन में नहीं जाता है, ये मल्टीपल डायरेक्शन पे जा रहा है। तो ये यूज कितना कर रहा है? जितना उसके पास जा रहा है। बाकी क्या हो रहा है? यूज तो नहीं हो रहा। तो वो मेरे फोर्स को क्या कर रहा है? वो मेरे फोर्स को क्या कर रहा है? कम कर दे रहा है। वो मेरे फोर्स को कम कर दे रहा है। वो मेरे फोर्स को क्या कर रहा है? कम कर दे रहा है। तो इसको जो बाकी जो एंगल बनाता है उसको सॉलिड एंगल बोलते हैं, 11th फिजिक्स में पढ़े होंगे। तो यहाँ पे सॉलिड एंगल क्या कर रहा है? वैल्यू को कम कर दे रहा है। सॉलिड एंगल का मतलब, एंगल समझते हो ना, दो तरीके का होता है। एक प्लेन एंगल होता है, दो पॉइंट के बीच में होता है, ठीक है। और एक सॉलिड एंगल होता है, अगर आप बीच में खड़े हो तो ये बोर्ड का चारों कोने से अगर आपके पास जो बन रहा है ना, वो बनता है सॉलिड एंगल। क्या बनता है वो? तो सॉलिड एंगल मतलब हर डायरेक्शन को कंसीडर कर रहा है वो। समझ में आया? फिर से बता रहा हूँ, ध्यान दो। ये नॉर्थ पोल है। नॉर्थ पोल से मान लो कि 500 लाइंस निकल रहे हैं, और 500 की लाइंस में से इसके पास 300 लाइंस पहुंचे। 200 कहाँ गए? अगर वो 200 भी आ जाते तो फोर्स और ज्यादा लगता, नहीं लगता? तो वो 200 कहाँ चले गए? वो मीडियम में, मतलब वो अदर डायरेक्शन पे चले गए। तो ये 4 पाई उसी को बताता है। इसकी वजह से फोर्स क्या हो गया? कम हो गया, इसलिए वो डिनोमिनेटर में आ गया। और जो 300 गया था उसको पहुंचाने का काम कौन किया था? इसलिए वो ऊपर है। नहीं समझ में मेरी बात? चलो प्रैक्टिकली जब इसको अपन सॉल्व करते हैं ना, अरे यार न्यूमेरिकल अभी से आ गया, ओहो बहुत लंबा क्लास है दोस्त आज ना। तो k का वैल्यू हमने क्या निकाला? k का वैल्यू म्यू नॉट बाय क्या निकाला? 4 पाई निकाला। यहां पे याद रखना, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के लिए हम इसका वैल्यू याद रखते हैं 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। कितना याद रखते हैं? 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। तो 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 जब वहां पे लाके रखोगे तो k का एक वैल्यू आ जाएगा 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 बाई 4 पाई। देर आर कैंसल, तो k का वैल्यू कितना हो गया? -7। मतलब SI यूनिट में इसके दो वैल्यूज आए। SI यूनिट में इसके दो वैल्यूज आए, एक वैल्यू ये आया, एक वैल्यू ये आया। तो इन दोनों वैल्यूज को लाके मैं क्या करूंगा? इक्वेशन नंबर 3 पे। इसको इक्वेशन नंबर हम क्या ले लेते हैं? 3। अच्छा रखे ही नहीं क्या? तो रख लो यहाँ पे। F इज इक्वल टू यहाँ पे k लग दो, m1 m2 बाय क्या होगा? r²। इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 आ गया। पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3। थोड़ा सा क्लास को एकदम सीरियस लो फिजिक्स, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना, जितने भी सब्जेक्ट है आपके सबसे टफेस्ट पेपर इसी का आने वाला है, जबकि सबसे इजी सब्जेक्ट है, ठीक है। मैं जितना जल्दी खत्म करूंगा उतना जल्दी मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा ज़्यादा, ठीक है। पैर मत हिलाओ बड़े बिट, ठीक है। समझ में? जितना जल्दी खत्म होगा उतना जल्दी जल्दी मैं रिपीट करवाऊंगा। तो जल्दी जल्दी मतलब अब जहाँ EMI चालू हो जाएगा वहां से एकदम डिपेंड किस पे करता है? AC पे। मैं ऑप्टिक्स स्टार्ट करूंगा। ऑप्टिक्स पूरा कंप्लीट करने के बाद समझ जाना 90% आपका सिलेबस कंप्लीट। फिर वो जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस मतलब ले दे के मैं नवंबर लास्ट तक कोशिश कर रहा हूँ रैपअप कर दूं, तो आपके पास बहुत टाइम मिलेगा अच्छा मार्क्स अचीव करने के लिए। तो याद रखना EMI से क्लासेस उसी को कंटिन्यू करवाऊंगा जिससे कॉपी कंप्लीट होंगे। मेरी बात को ध्यान समझ लेना। और उनको तो बिल्कुल भी नहीं अटेंड करने दूंगा जो क्लास बंक मारते हैं महाकसम, ठीक है। यहाँ यहीं पे और वहाँ पे भी M1 M2 हमारे गांव में इसी को बोलते हैं। इसका यूनिट क्या था? न्यूटन, क्योंकि ये फोर्स था। क्या बोलते हैं इसको? न्यूटन, क्योंकि इसका यूनिट क्या होता है? फोर्स था। इसी का एक वैल्यू और हमने निकाला था F का, k का वैल्यू 10 टू द पावर -7 M1 M2 बाई क्या होगा? r²। इसका यूनिट होता है डाइन। क्या होता है इसका यूनिट? डाइन, ठीक है। अगर CGS में जाओगे आप, CGS में जाओगे तो इस k का वैल्यू ऑलरेडी -7 है, SI में कितना है? -7 है। तो CGS में क्या होगा? और भी कम होगा। 10 टू द पावर -7 1/1 करोड़, 1/1 करोड़ मतलब 7 कितना होता है? 1 करोड़ ही होता है ना। अबे आओ क्या कर रहा, उसी आसपास होता होगा। तो 1 करोड़। अगर मैं CGS में जाऊंगा तो इसका वैल्यू और भी कम हो जाएगा। तो इसीलिए क्या कंसीडर्ड है इसके? k का वैल्यू हम 1 लेते हैं। किसमें? CGS में, ठीक। तो इसका वैल्यू जब ला के रख दोगे ना आप,
तो एफ इज इक्वल टू, इस पूरे के जगह पे 1 ला के रख दोगे तो क्या होगा, m1 m2 बाय आर स्क्वायर ऑफ, इसका यूनिट क्या हो गया, ओ शिट, ये न्यूटन ही है रही ना, सीजीएस में वो थोड़ा सा वो हो गया, ठीक है। ये इसका यूनिट क्या होगा, डाइन। ठीक, मैं एक चीज, एक स्टेप और बता दे रहा हूँ आगे, क्योंकि अभी इसका ना आपको वो पूछेगा किसमें ऑब्जेक्टिव वगैरह में आता है, तो मैं एक स्टेप और बता दे रहा हूँ, एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ। एफ इज इक्वल टू हमने क्या निकाला था, म्यू नॉट बाय 4 पाई m1 m2 बाय क्या होगा, आर स्क्वायर। मैं आपको बता रहा हूँ म्यू नॉट का ना कई बार डायमेंशनल फार्मूला पूछेगा आप लोगों से, और यूनिट भी पूछेगा, तो निकालने का तरीका ही बता दे रहा हूँ और निकाल के भी दे दे रहा हूँ, नोट्स में रख लेना आप लोग। तो जब ये म्यू नॉट का जब मुझे वैल्यू निकालना है ना, तो एफ के पास कौन जाएगा, 4 पाई और साथ में कौन आ गया, आर स्क्वायर, ये पूरा चला गया। तो यहाँ पे क्या बचा, म्यू नॉट m1 m2, तो ये दोनों m1 m2 इसके पास आ गया। तो f 4 पाई एक न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू का कोई यूनिट नहीं होता, तो यहाँ पे क्या हो गया, आर स्क्वायर और नीचे क्या बचा, m1 m2। तो म्यू नॉट m1 f का वैल्यू कितना होता है, न्यूटन, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, ठीक है। और ये डिस्टेंस था, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, और मास, मास का यूनिट क्या होता है, केजी। बेसड़े आदमी, ये मास नहीं है, ये पोल स्ट्रेंथ है, इसका यूनिट होता है एम्पेयर इंटू सेकेंड। छी, क्या होता है इसका, मीटर, छी, एम्पियर इंटू मीटर, कुछ भी बोल देंगे, ठीक है, नहीं समझ में। ये मीटर 2 बार इस मीटर को काट दिया, तो क्या बचा, ये बचा म्यू नॉट, ऊपर क्या चल रहा है, न्यूटन, और नीचे क्या चल रहा है, एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर इसका यूनिट है। लेकिन डायमेंशनल अगर पूछ लिया तो थोड़ा इसको और ब्रेक करते हैं अपन। तो 1 न्यूटन को हम पढ़ दें क्या, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एम्पियर जो होता है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज है, तो ये इसके पास आ जाएगा। तो म्यू नॉट का वैल्यू क्या निकला, किलोग्राम मीटर पर एम्पियर स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर। ठीक, इसी का अगर मैं सीजीएस फॉर्म भी अगर लिखता हूँ, कौन सा फॉर्म, अभी हमने कौन सा फॉर्म लिखा था इसका, एसआई, कौन सा लिखा था, एसआई। अगर आप इसका सीजीएस में जाते हो तो म्यू नॉट न्यूटन हो जाएगा डाइन, और ये एम्पियर जो हो जाएगा वो स्टेट एम्पियर स्क्वायर, या थोड़ा सा और सॉल्व करोगे तो किलोग्राम कन्वर्ट हो जाएगा ग्राम में, मीटर कन्वर्ट हो जाएगा सेंटीमीटर में, एम्पियर कन्वर्ट होगा स्टेट एम्पियर स्क्वायर और सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ गया, ये सब बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए। एमएलटी किसकी बात कर रहे हैं, एमएलटी, एमएलटी की बात कर रहे हैं, और साथ में आएगा ए। एम का मतलब मास होता, मास मतलब एक बार दिया, सेंटीमीटर एक बार दिया, टाइम 2 बार दिया, और ये 2 बार। इसको याद से रख लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और ये पूछता है। ठीक है, मैं जो आपको फिजिक्स का बुक दिया हूँ उसमें जानता हूँ कि देता है करके, उसमें अलग से हाईलाइट करके दिखा हूँ, लेकिन आप लोगों के पास कभी भी वो बुक मैंने देखा ही नहीं है, जबकि 11th वाले भरमार यूज़ करते हैं उस चीज़ को। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया होगा। अब इसका हम न्यूमेरिकल बनाते हैं, एक आध न्यूमेरिकल हम बना लेते हैं। तो न्यूमेरिकल यहाँ पे दिया हुआ, चूंकि मैं आपके टैलेंट्स को बहुत अच्छे से जानता हूँ, तो इसीलिए मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं पूरा का पूरा बना देता हूँ। ध्यान से देखो, यहाँ पे दिया है एग्जाम्पल 3 है, टू पोल्स वन विच इज 5 टाइम्स ऑफ द स्ट्रॉन्गर देन अदर। मतलब यहाँ पे m1 का वैल्यू अगर m है तो m2 का वैल्यू कितना है, 5m है। नहीं समझ में आया, नहीं आया, जब आता है ना तो ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं करना भैया, आया ना, हाँ गुड, वेरी गुड। एक्सर्टेड ईच अदर द फोर्स इक्वल टू, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो 0.8 10⁻³ kg, ये वेट का मतलब न्यूटन होता है ना, तो समझ जाना। व्हेन प्लेस्ड, कितना डिस्टेंस पे प्लेस्ड है, दैट इज 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे, इन मीटर, तो ये आ गया मीटर अपार्ट इन द एयर, वो जानबूझ के आपको इजी कर दिया, एयर। फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ द पोल, मतलब हमको m1 और m2 का वैल्यू निकालना है। तो तैयार हो आप, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। मैं बार बार कर रहा हूँ, न्यूमेरिकल आपसे बनेगा, कब बनेगा, पहले न्यूमेरिकल को आप रीड करो, वैल्यूज को लिखो, फिर उस वैल्यूज को लिखो जिसको निकालना है। तो फोर्स को लेके अभी एक ही वैल्यू पढ़े हम लोग, तो उसी फॉर्मूले को अगर लगाता हूँ मैं, F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई, साथ में क्या था m1 m2 बाय आर स्क्वायर। F के वैल्यू मुझे कन्फर्म्ड है कितना, 0.8 इंटू 10⁻³ म्यू नॉट बाई 4 पाई, इसका वैल्यू 10⁻⁻7 होता है। m1 का वैल्यू m है और m2 का वैल्यू 5m है, और r का वैल्यू हमारे पास कितना है,
10⁻⁻1 का स्क्वायर है। -1 क्यों हुआ? क्योंकि ये दोनों क्या होगा जब ऐड हो जाता है ना, ये -2 + 1 तो बचेगा कितना? -1 बचेगा, तो -1 लिखा हूँ। नहीं समझ में मेरी बात? अब इसका मैं थोड़ा सॉल्व करता हूँ। 0.8 10⁻³ 10⁻⁻7 और ये 5 आ गया, और ये कितना हो जाएगा? m का स्क्वायर हो जाएगा। जब ये अंदर आ जाएगा तो 10⁻2 हो जाएगा। क्यों? 1 का स्क्वायर करते हैं तो हाँ, देखो भाईजान इधर देखो, मैं समझ गया, गाड़ी बहुत तेज चली इसलिए आग में कचरा चला जा रहा है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे देखो। तो 0.8 10⁻³ इधर आ जाएगा तो 10⁻2 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो 10⁻7 और ये 5 और यहाँ पे क्या चल रहा है? m²। गौर से देखो, डिवाइडिंग में मैं 0.8 लिखूंगा और डिवाइडिंग में 5, 0.3 -2 ये ऊपर जाएगा, +7 ये ऊपर जाएगा। नहीं क्यों जाएगा? हाँ मेरे को ही पता है भाई। इसको क्या लिख सकता हूँ? 8 लिख सकता हूँ और आप 50 लिख सकता हूँ, और एक 0 बढ़ा है और एक 0 बढ़ा दिया। पूछ क्यों? अरे मेरी मर्जी रे। 10⁻, कितना हो जाएगा? 2 + 2 तो ये क्या होगा? m² +2 2 कर गया। अभी ये कैसे हुआ भैया? +2 का मतलब 100 होता है, नीचे 2 0 कर। हाँ रे, ऐसे क्या कर रहा है बे? 16 क्या होगा? m²। तो m का वैल्यू क्या होगा? √16 मतलब आ गया +-4 मतलब 4 आ गया। m का वैल्यू क्या आ गया? 4। m का वैल्यू 4 है तो यहाँ पे 4 × 5 तो कितना? 20। मतलब एक का पोल स्ट्रेंथ कितना है? 4 है, दूसरे का पोल स्ट्रेंथ कितना है? 20। घूरो एक बार, जिसको कहीं डाउट हो तो पूछो मुझसे। किसी को कहीं पे भी डाउट है पूछो, अभी अभी के अभी पूछो, देख लो भैया। हाँ यहाँ पे 2 0 क्यों डाले? 0.8 था, एक 0 आता, लेकिन वो 8 बचता। तो मैं 16 का टेबल जानता हूँ। 16 5 80 होता है। 8 होता है कि 80 होता है? 80 होता है ना, तो मुझे 80 मिल जाता, तो फिर एक और 0 लगा दिया। आता कि नहीं आता डिवाइड वगैरह करना? ठीक है, मैं बता देगा। ठीक है, डन दीदी। ओ दीदी घुरोगी? घुरो, मैं थोड़ा देख के आता हूँ लाइव कौन कौन देख रहा है। ऑफलाइन वाला कोई देख रहा होगा तो ब्लॉक मारेगा मैं। सत्यम, हाँ ठीक है। हेलो, अरे ज़्यादा ना बात नहीं करना, बता रहा हूँ। डन डन क्या बोल हैं? कौन? तो दीदी इनसे पूछोगी मुझसे पूछोगी? 0.8 चल रहा था, नीचे 5 चल रहा था, ठीक। तो 0.8 का ना नीचे आ गया 0। तो भाई ये दोनों में से बड़ा कौन है? दोस्त भाई फिर करने लगा भाई। अब बड़ा ना, तो ऊपर वाले को बड़ा करने के लिए 2 0 लगा दी। तो अब ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 80 5 × 100 लिखूंगा। ये कट गया तो 16। अगर वैसे करोगे तो 0.16 आ जाएगा डायरेक्ट करोगे तो, लेकिन मैं डायरेक्ट नहीं किया, थोड़ा सा इजी कर दिया। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट टॉपिक, आज बहुत सारा चीज़ करेंगे। देख क्वेश्चन और दिया है यहाँ पे, उसको भी मैं ही सॉल्व करता हूँ, ध्यान से देखेंगे। क्या हुआ? सुनना भी ध्यान, क्लास लाइव रिकॉर्ड हो रहा, फालतू में बाहर करूँगा अच्छा लगेगा क्या? तो देखना, 2 आइडेंटिकल मैग्नेट्स, अभी 2 आइडेंटिकल मैग्नेट्स मत करा सब भाई, इंपॉर्टेंट है क्लास, तुम लोग ऐसा करते हो। बोर्ड एग्जाम है फिर भी इतना रिस्क लेते हो। इस तो तेरी अम्मी को बताऊंगा, टेबल वेबल के नीचे देखने का आदत है इसको। अबे तू सामने देख रहा है कि पीछे देखेगा बे? गरीबों का मसीहा है ये। रुक जा बेटा, अभी लगाता हूँ कॉल में, बहुत लंबा लेना है क्लास, एकदम शांत होकर बैठ, नहीं तो अभी कुटाई चालू कर देंगे तेरा। देखो 2 आइडेंटिकल मैग्नेट्स विथ द लेंथ 10 सेंटीमीटर। हमारे पास 2 मैग्नेट है, 2 आइडेंटिकल मैग्नेट है, मतलब दोनों का लेंथ आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है कि दोनों का पोल स्ट्रेंथ सेम होता है, ठीक है। तो मैं 2 पोल स्ट्रेंथ सेम है मान लो, इसका भी m, इसका भी m, इसका भी m और इसका भी m, और with the length 100 centimeter, length 100 centimeter are arranged by the freely there like poles are facing in the vertical glasses tube, ठीक है। ग्लास ट्यूब मतलब इसको उसके ऊपर रखा गया, आगे पीछे होगा, इसके बीच में क्या होगा? ऐसा करके
थोड़ा सा डिफरेंट बना लेना, ऐसा ग्लास ट्यूब है ना, थोड़ा सोचो, हालांकि ऐसे नहीं वर्टिकली रखेगा, मतलब एक मैग्नेट आ रहा है, दूसरा मैग्नेट को मैं कैसे करूंगा कि वो हवा में लटक जाए। मान लो इसका नॉर्थ पोल है इधर, एक नॉर्थ पोल वाला आ रहा है, तो ऐसा आएगा, चिपकेगा कि रिपेल करेगा, तो हवा में रहेगा थोड़ी देर तक, लेकिन बीच में क्या कर दिया, एक स्लैब डाल दिया है। कौन सा स्लैब डाला है, ग्लास, ठीक है। द अपर मैग्नेट है हैंगिंग एयर, ये अब ये क्या कर रहा है, जो अपर में, हालांकि मैं डायग्राम गलत बनाया हूँ, अब इसको ऐसे बना लेना, ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा। एक मैग्नेट ना ऐसे आ रहा है, मान लो ये नॉर्थ पोल है, और दूसरा मैग्नेट ऐसा है, ये क्या हो रहा है, ये एयर में ही हैंग्ड है, मतलब हवा में क्या है, हैंग कर रहा है, ठीक। अब द लोअर सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट पोल ऑफ द लेंथ, ये दोनों के बीच का जो नियरेस्ट पोल है वो लेंथ कितना दिया है, 3 mm। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से बताओ, 3 mm है क्या चीज, 3 mm क्या, जो R है वो है, जो दोनों मैग्नेट के बीच का डिस्टेंस है ना, यही तो हो गया ना m, तो दोनों के मैग्नेट के बीच का जो डिस्टेंस है वो R, मतलब मुझे R मिल गया, कितना मिला, 3 mm, बोले तो 3 × 10⁻³ मीटर, ठीक। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इफ द पोल स्ट्रेंथ ऑफ द पोल दीज आर 16, मतलब पोल स्ट्रेंथ हमको गिवन है, दोनों का ही गिवन है, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है, दोनों का आइडेंटिकल बोला है ना, आइडेंटिकल का मतलब होता है एक जैसा, तो इसीलिए एक का, दोनों का पोल एक का दिया मतलब दूसरे का भी दे दिया है, एम्पेयर × मीटर। देन द डिटरमाइन द फोर्स बिटवीन द टू मैग्नेट्स, तो हमको क्या निकालना है, फोर्स निकालना। देखो क्वेश्चन कितना आसान था, लेकिन क्वेश्चन का विड्थ देख के आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, बनेगा कि नहीं बनेगा, बात समझ में आ गया कि नहीं है। तो अब मुझे फोर्स निकालना, तो फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है, F = 10⁻⁻7 m1 m2 बाय क्या होगा, r², तो F = 10⁻⁻7, द वैल्यू ऑफ m1 इज 6.64, अगेन 6.64, और डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है, 3 × 10⁻³ का होल स्क्वायर, F = 10⁻⁻7, 6.64 6.64, और ये कितना हो जाएगा, 9 10⁻⁻6, और ये ऊपर जाएगा, तो F = 6.64 करके देखो, सबके सब रफ कॉपी में बताओ, 6.64 × 6.64 डिवाइड करो 9 से, जल्दी करना एकदम फटाफट, इंटू 10⁻⁻7 + 6, तो F = फेयर कॉपी है तेरा ना, तू करना, उसको क्यों करने दे रहा भाई, कौन छीन रहा, कौन छीन रहा, नाम बता, बाहर करता हूं। तू आदिवासी है वे, नहीं लगेगा, .8988 10⁻⁻1 दे दिया, F = कितना आ जाएगा, 0.4898, इतना फोर्स लगेगा, ठीक है, नहीं समझ में, चलो हो गया भाई, हो गया, छोड़ दे। अब आता है मैग्नेटिक फील्ड्स, अभी क्या आता है, फील्ड लाइंस, बहुत इंपॉर्टेंट है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखो इस वाले क्वेश्चन पे ना, अगर स्लैब का विड्थ देता, जैसे यहाँ पे बोला ना, क्या बोला है कि द लोअर, मैं थोड़ा सा और बात बता दे रहा हूँ, हैंगिंग द नियरेस्ट, कहाँ पे लगा, वर्टिकल ग्लास ट्यूब, कौन सा ग्लास ट्यूब है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे, द फ्रीली विद देयर द लाइक द पोल्स फेसिंग इन अ वर्टिकल ग्लास ट्यूब, एग्जैक्टली ग्लास ट्यूब ऐसा नहीं दिया, थोड़ा सा खाली बैठे हो तो पढ़ो क्वेश्चन को ऐसा बोला है कि वर्टिकल ग्लास ट्यूब में ऐसा रखा हुआ है, कैसा रखा हुआ है, ऐसा, थोड़ा सा खाली बैठे हो तो क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए। ग्लास ट्यूब क्यों लिए अपन, ताकि वो बाहर ना गिर जाए, बात समझ में आया, ग्लास ट्यूब उसको क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, नहीं समझ में आया। अगर ये ग्लास ट्यूब के जगह पे स्लैब होता, क्या होता है, स्लैब होता, तो इसका परमिटिविटी लेके हम उसको रखते, लेकिन यहाँ पे इन दोनों के बीच में कौन सा स्पेस है, फ्री स्पेस है, इसीलिए फ्री स्पेस के फॉर्म में क्वेश्चन बनाओगे, ठीक। क्वेश्चन भी मैं ही पढ़ूंगा, बनाऊंगा भी मैं, तो खाली बैठो तो क्वेश्चन को पढ़ लिया करो, नहीं समझ में आया। अब बोलोगे ग्लास ट्यूब क्यों दिया, तो ग्लास ट्यूब क्यों दिया,
भाई अगर मान ले सपोर्ट, ग्लास क्यों दिए, स्टील क्यों नहीं लिए अपन? स्टील में चिपक, स्टील अलग स्टील भी अबे ये जो स्टील नहीं छोड़ दे, एक होता माइल्ड स्टील, समझ में, छोड़ दे माइल्ड स्टील होता है, ठीक है, जो हम जो आयरन यूज करते हैं ना उसको स्टील कैटेगरी में ही आता है वो भी। अगर मैं स्टील लेता या वुडन ब्लॉक लेता, वुडन सिलेंडर लेता, तो मुझे क्या चुंबक दिखता बाहर से कि वो हवा में है कि नहीं? नहीं दिखता ना, तो मुझे क्या लेना पड़ता? प्लास्टिक लेता झिल्ली, ठीक है, कंजूस लोग क्या करते, झिल्ली लेते हैं, तो झिल्ली में क्या होता है? तो क्या लेना सुविधा है? समझ में आ गया? तो क्वेश्चन मैंने पूरा आपको समझा दिया। तो जरूरी नहीं, तो जब मैं बना रहा हूं तो खाली बैठे हो तो दोनों नैनो को यहां भी दौड़ा दो, थोड़ा पढ़ लो क्वेश्चन को, साफ साफ लिखा हुआ है। नहीं समझी? समझ गया? समझ में आ गया ना? तो इतना फोर्स लगेगा। और एक मैं और अच्छा सा क्लैरिफिकेशन देता हूँ ये बोर्ड वालों को, जो बोर्ड मतलब मेनली सीबीएसई वालों को, आप लोगों को स्लैब में अगर देता है ना, तो स्लैब का ना वो देगा क्या, परमिटिविटी ऑफ द, परमिबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, परमिबिलिटी ऑफ द मीडियम। अगर ग्लास देता तो ग्लास का देता, वुड देता तो वुड का देता, वाटर देता तो वाटर का भी देता। समझ में? तो उसको आप क्या करते, डिवाइड कर देते, इनटू कर देते, क्या करते, मल्टीप्लाई, क्योंकि वो वैल्यू को बढ़ा देता है। तो अब बात किसकी कर रहे हैं हम? फील्ड लाइंस के लिए। तो एकदम दिल थाम के बैठना चाहिए। अब थोड़ी क्लासेस हम लंबा ही लेंगे और रेगुलर लेंगे जब तक हो सकता है क्लासेस, ठीक। बस आपको इतना उम्मीद करता हूँ कि आप टेस्ट अच्छे से